हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले भ्रमित प्रश्न। भ्रमित का मतलब होता है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका आंसर यह होगा या यह होगा। तो इस प्रकार आपको मैं आज बताने वाला हूं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और वो भी कैसे दोस्तों, हमारी धांसू ट्रिक से। इससे पहले कभी आपने ऐसी ट्रिक दोस्तों नहीं पढ़ी होगी। चलिए, तो यहाँ पर हम ग्रामर को प्रारंभ कर रहे हैं और वीडियो को अंत तक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। और पहला ही प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपका यह है, क्या अनल और अनिल के उचित अर्थ को चुनिए। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपका सम श्रुति भिन्नार्थक का है। अनल और अनिल शब्द क्या कहलाते हैं? सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं किंतु उनका अर्थ दोस्तों भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। ऐसे शब्द दोस्तों सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो मुझे बताइए, ये प्रश्न जो भ्रमित कर रहा है, कई बार हमें इसका आंसर पता भी होता है कि हाँ, एक का अर्थ हवा होता है, एक का मतलब आग होता है, किंतु इसमें 90% लोग जब परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है तो भ्रमित हो जाते हैं कि किसका मतलब आग होगा और किसका मतलब वायु होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अनल अनिल के इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित अर्थ देगा आपके अनल और अनिल को। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अनल और अनिल के उचित अर्थ क्या होंगे। ऑप्शन 4 आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि अनल और अनिल के उचित अर्थ क्या होंगे। इतना तो हमें पता रहता है कि हाँ, एक का अर्थ इसमें से हवा है या वायु है, और एक दूसरे का अर्थ होता है आपका आग या अग्नि। किंतु हम भ्रमित हो जाते हैं दोनों शब्दों को देखकर, और कई बार यह प्रश्न आपकी व्याकरण की परीक्षाओं में पूछे गए। आज मैं ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके समक्ष लेकर आया हूं जो बार बार पूछे जाते हैं, किंतु बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता रटने का, और रटकर भी हम भूल जाते हैं। किंतु आज जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, ऐसी मैं ट्रिक आज आपको बताऊंगा दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। आप जिंदगी भर के लिए इसे याद रखेंगे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए, तो अनल और अनिल का वास्तविक अर्थ क्या होता है हम देखते हैं। तो फिलहाल मैं आंसर की बात करूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने, जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आग और हवा मतलब विकल्प दूसरा चयन किया है, इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आग और हवा का चयन किया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। कहने का मायने ये हुआ कि अनल का मतलब क्या होता है? आग, और अनिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? वायु। तो ये तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने बचपन में अच्छे से पढ़ा हुआ है उन्हें तो यह बात हमेशा याद रहती है, किंतु 90% में बात कर रहा हूँ इस समय हमें इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी मुझे देख रहे होंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे याद रखें कि अनल या अनिल का मतलब आग है, कौन सा हवा है। तो इसकी जोरदार धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, वह क्या है। चलिए, तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्या है इसकी। आपको शब्द देके रखा था अनल, और एक आपको देके रखा दोस्तों अनिल। अब हमें इस बात का आंसर भली भांति परिचित है कि भैया एक का मतलब हवा होता है और दूसरे का मतलब दोस्तों क्या होता है? वायु होता है। किंतु कौन सा वायु होगा, कौन सा आग होगा? तो मुझे बताइए, इस अनल और अनिल शब्द में, इस अनल और अनिल शब्द में दोनों ही शब्दों में किस बात को लेकर अंतर है? यदि मैं अनल या अनिल शब्द की बात करूं तो दोनों ही शब्दों में किस बात को लेकर अंतर है, तो आपको दिखाई देगा छोटी ई की मात्रा। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में छोटी ई की मात्रा को लेकर क्या है? अंतर है। यदि छोटी ई की मात्रा नहीं होती अनिल में तो दोनों शब्द आपके एक जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक का मतलब होता है सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनाई देने वाले, और भिन्नार्थक का मतलब है भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करने वाले। मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ऐसे शब्द भी आपकी व्याकरण की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अब एमपीएसआई 2017 का पेपर उठा के देखिए, 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको हर एक सेट में इसके मिलेंगे। तो यहाँ पर अनल और अनिल शब्द में मैं आपको बता रहा था, इसको याद कैसा करें दोस्तों, उस ट्रिक को समझिए।
अनल और अनिल दोनों में अंतर किस बात को लेकर दोस्तों? छोटी ई की मात्रा। अब देखो छोटी ई की मात्रा को लेकर अंतर है तो हम ऐसे याद करें, भैया जो अनल शब्द है, इस अनल शब्द में छोटी ई की मात्रा क्यों नहीं है? क्यों? तो हम मान लेते हैं कि अनल शब्द में दोस्तों क्या लग गई? आग लग गई। अनल शब्द में आग लग गई, इसलिए ये छोटी ई की मात्रा क्या होगी दोस्तों? जल गई। क्या बोल रहा हूँ? अनल शब्द में आग लग जाने के कारण छोटी की मात्रा जल गई। और जब हवा चली तो ये छोटी की मात्रा किसके पास चली गई? अनिल के पास चली गई। क्या बोल रहा हूँ? जब हवा चली तो छोटी ई की मात्रा यहाँ से उड़कर कहाँ चली गई दोस्तों? अनिल के पास चली गई। इसका मतलब हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई अनल का मतलब होता है आग। क्यों? क्योंकि अनल शब्द में आग लग जाने के कारण छोटी की मात्रा जल जाती है, और जब हवा चलती है, अब जल गई तो जलने के बाद हम ऐसा भी मान लें या फिर जलकर कहाँ चली गई या उड़ गई। इसका मतलब है कि अनल शब्द में जब आग लग जाती है तो छोटी की मात्रा जल गई, अर्थात अनल का मतलब तो क्या हो गया? आग। और हवा चली तो छोटी की मात्रा कहाँ जाके लग गई? अनिल के पास। इसका मतलब है अनिल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? हवा या वायु हो जाएगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी कि अनल में आग लग जाने के कारण छोटी ई की मात्रा जल जाती है, इसलिए अनल का मतलब तो आग, और इसके बाद छोटी की मात्रा नहीं है, मतलब छोटी की मात्रा उड़कर कहाँ चली गई? अनिल के पास। और उड़कर चली गई मतलब किसमें? हवा या वायु में उड़कर चली गई। इसका मतलब है अनिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हवा या वायु होता है। एक तरीका और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अनल शब्द में देखेंगे तो अनल शब्द यदि तोड़कर लिखें तो क्या आएगा दोस्तों? आ धन नल। और यहाँ पर होता है आपको दोस्तों अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और हमें पता है क्या कि अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के संदर्भ में किया जाता है। अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नहीं के संदर्भ में किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं अज्ञान, जिसे ज्ञान ना हो, हम बोलते हैं अमर, जो कभी मरता ना हो। तो अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में किया जाता है। अब अनल को जब मैंने लिखा आधन नल, इसका मतलब है आ का अर्थ नहीं, और नल था जब नल नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा तो दोस्तों क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा भी याद कर सकते हैं, आधन नल मतलब नल नहीं है, जल नहीं है, पानी नहीं है। जब नल नहीं होगा या पानी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। तो आई होप ये दो तरीके आप कभी जिंदगी में दोस्तों नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि अनल का मतलब आग कैसे, और अनिल का मतलब दोस्तों वायु या हवा कैसे। चलिए, तो ये आपकी ट्रिक थी दोस्तों, हमारी धांसू ट्रिक। क्या दोस्तों? यही थी हमारी धांसू ट्रिक, इनको याद करने की। चलिए चलते हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। आपको जो बताना है क्या कि निम्न में से पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है। आपको 4 बोलियां दे के रखी हैं और आपसे पूछा गया है क्या कि कौन सी इसमें पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है। मतलब जब मैंने आपको दोस्तों भाषा पढ़ाया था, मेरे प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं शब्दानी कोचिंग की साइट पर, जब मैंने आपको भाषा पढ़ाया था तो बताया था कि उपभाषा को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है पूर्वी हिंदी, एक होता है पश्चिमी हिंदी, एक होता है बिहारी हिंदी, एक होता है राजस्थानी हिंदी, और एक होता है दोस्तों आपका पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार से 5 वर्गों में हम उपभाषा को विभाजित करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि पूर्वी वर्ग में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि वह एकमात्र कौन सी बोली है जो पूर्वी वर्ग में नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर, ये क्वेश्चन भी आपसे व्यापक में कई बार पूछा गया है और हम रट कर चले जाते हैं दोस्तों और भूल जाते हैं। तो मुझे आप पहले आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको याद कैसा करना है। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें से एकमात्र ऐसी कौन सी बोली है जो पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है, जो पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है। निम्न में से मुझे बताइए एकमात्र ऐसी कौन सी बोली है जो पूर्वी वर्ग में नहीं आती। क्या बुंदेली नहीं होगी, क्या अवधी नहीं होगी, क्या बघेली होगी, या छत्तीसगढ़ी नहीं होगी। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसमें से एकमात्र कौन सी बोली पूर्वी वर्ग में नहीं आती। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर दिया है बुंदेली, या दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने
यहाँ आंसर दिया है बुंदेली, तो बुंदेली इज द राइट आंसर। जी दोस्तों, ये बुंदेली आपको जो बोली दिखाई दे रही है ये पूर्वी वर्ग की नहीं है। थोड़े मैं आपको पास्ट में लेकर चलता हूँ। जब मैंने आपको उपभाषा पढ़ाया था भाषा के बारे में, तो बताया था मैंने आपको क्या कि उपभाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आपसे कई बार पूछा गया है, आपके इसे व्याकरण के पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि उपभाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया था है 5। और 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? एक होती पूर्वी हिंदी, एक मैंने आपको बताई थी दोस्तों पश्चिमी हिंदी, एक आती दोस्तों आपकी राजस्थानी हिंदी, एक होती है दोस्तों आपकी बिहारी हिंदी, और 5वीं होती है दोस्तों आपकी पहाड़ी हिंदी। और आपको यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न तो ये पूछ लिया जाता है कि भैया उपभाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो यह आपको याद रखना है कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है 5। और फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि इन 5 वर्गों में कुल कितनी बोलियां आती हैं। क्या दोस्तों, यदि आप में से किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इन 5 वर्गों में कुल कितनी बोलियां आती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, वैसे तो राइट आंसर होता है दोस्तों 18। जी दोस्तों, इन 5 वर्गों में कुल कितनी बोलियां आती हैं दोस्तों आपकी 18 इज द राइट आंसर। किंतु व्यापम में जब यह प्रश्न पूछा गया था, यदि मैं व्यापम की बात करूं तो व्यापम दोस्तों कुल कितनी बोलियां मानता है 17, और लूसेंट में भी आपका 17 दे के रखा है। तो जब व्यापम में प्रश्न पूछा जाए तो 17 आपको ध्यान में रखना है, 17 बोलियां होती हैं। किंतु यदि वास्तविक आंसर की हम बात करें, मध्य प्रदेश के अलावा यदि आप दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का, केंद्रीय विद्यालय का, टीजीटी का, पीजीटी का, नवोदय विद्यालय का, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको आंसर कितना लगाना है दोस्तों 18। और 18वें नंबर पे एक और जो मानी जाती है वह होती दोस्तों दक्षिणी। क्या होती दोस्तों आपकी दक्षिणी। तो व्यापम के अनुसार आंसर 17 माना जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के अलावा ये आपसे दूसरे एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर कितना लगाना दोस्तों, आपको 18 बोलियां लगाना है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वह यह था कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है। तो मैंने आपको आंसर क्या बताया है, जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है बुंदेली, यहाँ पर बुंदेली जो बोली है ये पूर्वी वर्ग में नहीं आती। आपको याद रखना है दोस्तों, पूर्वी वर्ग में दोस्तों 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी वर्ग में कितनी बोलियां आती है दोस्तों, 3 बोलियां आती हैं। अब इन तीनों की मैं आपको शानदार ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। क्या पूर्वी वर्ग में कितनी बोलियां आती है 3, उनको याद कैसे रखें, तो आप ट्रिक याद रखेंगे। अब 36, क्या याद रखेंगे दोस्तों आपका, अब 36। तो अब का मतलब किससे है, अवधि से। अब 36 का मतलब है, आ का मतलब है आपके अवधि से, और व का मतलब किससे दोस्तों, बघेली से, और 36 का मतलब किससे दोस्तों आपका 36 गणित से। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि पूर्वी वर्ग में मात्र 3 ही बोलियां आती हैं। और ट्रिक क्या है दोस्तों आपका, अब 36। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, ट्रिक पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें। तो अब 36 में आ का मतलब हो गया अवधि, व का मतलब हो गया बघेली, और 36 का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ी। यदि आपको यह भी याद नहीं रहता तो एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, वह क्या दोस्तों आपका ABC। एक और याद कर सकते हैं आपका ABC। यदि ये ट्रिक आपको नहीं याद है तो आप ABC भी याद कर सकते हैं। A से क्या बनेगा, अवधि, B से क्या बनेगा दोस्तों, बघेली, और C से क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ी बनेगा। इस प्रकार 2 ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि पूर्वी वर्ग में 3 बोलियां आती है। पहली ट्रिक है अब 36, या फिर आपको ये याद नहीं रखता तो दूसरी ट्रिक क्या दोस्तों आपका ABC। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, जी दोस्तों जो संज्ञाएं हमने देखी थी 5 से 6 प्रकार की, तो आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है, भाववाचक संज्ञा का चयन कैसे करें। तो आपको शब्द दिए गए हैं मीठा, बपोती, मानवता और लाल। ऐसे क्वेश्चनों को डील कैसा करना है। कई लोगों को लग रहा होगा सर एक नया शब्द आ गया बपोती, क्या होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प आपके सामने रखें। इन विकल्पों में से आंसर को एलिमिनेट कैसे करना है वही तो आज मैं समझा रहा हूँ।
आपके समक्ष मेरे प्रश्नों को लाने का उद्देश्य यही है कि परीक्षाओं में हम जितना भी अच्छा पढ़ते हैं, जितना भी नॉलेज है, अच्छी बात है, किंतु ऑप्शन से कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं वह तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो पहले आप मुझे बताइए, इन ऑप्शनों या विकल्प के आधार पर, इन विकल्प या ऑप्शन के आधार पर मुझे बताइए कि इनमें से भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होंगी, इनमें से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा होंगी। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने विद्यार्थियों से बनता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी एक बार परीक्षा में ये पूछा गया था और यहाँ पर 99% लोग इसको तुक्का मार के आए थे, गलत लगा कर आए थे, सिर्फ एक बकौती के कारण। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को डील कैसा करना है वह आपको आज सीखना होगा। तो पहले तो मुझे बताइए यहाँ पर खुद से कि 4 विकल्पों में से आपको बताना है ऐसे कौन कौन से यहाँ पर विकल्प हैं जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। चलिए तो यदि राइट आंसर की दोस्तों बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर दोस्तों यदि आंसर टिक किया है दूसरा और तीसरा, जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर यदि आंसर टिक किया है दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर दूसरा एंड तीसरा इज द राइट आंसर। मात्र बकौती और मानकता ही यहाँ पर दोस्तों क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। हालांकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वह देखिए। यहाँ पर दोस्तों 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका मीठा और लाल। आपको पता है मीठा और लाल शब्द, यदि मैं इन शब्दों को किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में लगाऊं तो ये दोस्तों क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आपको जो शब्द देखे रखे हैं मीठा और आपका लाल, तो दोस्तों मीठा और लाल, तो देखो लाल से मैं क्या बोल सकता हूँ, लाल टोपी, यहाँ पर आपका लाल किला, लाल शूट इत्यादि। मीठा से आपका हो सकता है मीठा रसगुल्ला, मीठा लड्डू या मीठा दूध। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर मीठा और लाल, यहाँ पर मीठा और लाल शब्द क्रम से किसकी विशेषता बता रहे हैं, लाल शब्द टोपी की विशेषता बता रहे हैं, किला की, यहाँ पर शूट की। तो ये टोपी कैसी है, लाल है, किला कैसा है, लाल है, शूट कैसा है, लाल है। इसी प्रकार बात करें, रसगुल्ला कैसा है, मीठा है, लड्डू कैसा है, मीठा है, और दूध कैसा है, मीठा है। और हम व्याकरण में अच्छे से समझते हैं क्या, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इसका मतलब है मीठा और लाल शब्द दोस्तों इन सभी संज्ञाओं की क्या बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। और विशेषता बताने के कारण यहाँ पर ये दोनों ही दोस्तों किसके उदाहरण हो गए, विशेषण के उदाहरण हो गए, या हम बोले एडजेक्टिव के उदाहरण हो गए। चूंकि यहाँ पर मीठा और लाल शब्दों का प्रयोग हम विशेषण के तौर पर करते हैं, कि हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। अतः यहाँ पर बताइए, क्या यहाँ पर मीठा और लाल, क्या यहाँ पर मीठा और लाल भाववाचक संज्ञाएं होंगी क्या, जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब यह हुआ, देखिए ध्यान से दोस्तों, कि ना तो मीठा भाववाचक संज्ञा होगा, ना तो आपका लाल भाववाचक संज्ञा होगा, दोनों ही आपकी ये भाववाचक संज्ञाएं नहीं होंगी। मतलब यदि मैं ऑप्शन में से क्या बोल रहा हूं, यदि मैं ऑप्शन में से मीठा और लाल इन दोनों को हटा दूं, क्योंकि ये दोनों क्या बन गए, विशेषण बन गए। बताइए पहला और चौथा, पहला और चौथा ये होगा क्या, जी नहीं। बताइए पहला और चौथा, इसमें पहला है ये भी नहीं होगा, इसमें चौथा ये भी आपका नहीं होगा। तो एकमात्र कौन सा बचा होगा दोस्तों, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से ऑप्शन से भी अब एलिमिनेट कर सकते थे कि पहला और चौथा तो जिन भी विकल्पों में है वह आपका क्या होंगे, विशेषण होंगे। इसका मतलब भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन बचा है जिसमें पहला और चौथा ऑप्शन में नहीं है, और वह कौन सा दोस्तों, दूसरा और तीसरा। चलिए अब देखो मानकता,
दोस्तों यहाँ पर मानवता में आप देखेंगे कि मानवता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ता। और ध्यान रहे कि हमेशा प्रत्यय लगे हुए शब्द, हमेशा प्रत्यय लगे हुए शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। यदि हम किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा दें तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है, और जातिवाचक से जैसे आप प्रत्यय लगाएंगे वह भाववाचक में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आप बताइए मानव, मानवता का यहाँ पर जो मूल शब्द इसमें क्या था, मानव। मूल शब्द क्या दोस्तों, मानव, और इसमें हमने ता जोड़ दिया तो मानव का भाववाचक क्या बन गया, मानवता। इसी प्रकार बपोती, यहाँ पर एक नया शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है सर, ये बपोती क्या होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बपोती, बपोती में दोस्तों मूल शब्द यहाँ पर क्या है, बाप। मूल शब्द क्या है इसमें, बाप, और यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर प्रत्यय लगाओ दोस्तों आपका औती। कौन सा प्रत्यय लगा है, औती। तो एक बात बस आपको ध्यान में रहे कि जब भी किसी शब्द में यदि अंत में कोई प्रत्यय लगा होता है तो वह कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मानवता में मूल शब्द मानव था, तो मानव से संपूर्ण मानव जाति का बोध होता है, मतलब मानव तो जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे मानवता में मानव में मैंने ता प्रत्यय लगा दिया तो वह क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। इस प्रकार बपोती में मूल शब्द दोस्तों क्या है आपका, बाप, और औती प्रत्यय लगा दिया। जिसे बपोती से मिलते जुलते आपने कई शब्द सुने होंगे, फिरौती सुना होगा, चुनौती आपने सुना होगा, तो सब में औती प्रत्यय है। अब बपोती क्या होता है दोस्तों, अपने बाप दादा की जो संपत्ति होती है, जो जायदाद होती है, उसे क्या बोलते हैं, बपोती बोलते हैं। कई बार आपने दैनिक जीवन में सुना भी होगा, दो मित्र आपस में बात कर रहे होते हैं और मजाक कर गुस्से में बोल देते हैं क्या, कि तेरे बाप की बपोती है क्या जो यहाँ तो खड़ा नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब तेरे बाप की जायदाद है, संपत्ति है कि जो मुझे तो यहाँ पर खड़ा नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब है बपोती का मतलब होता है बाप दादा की जायदाद, या इसको हम कह लें संपत्ति या संपत्ति। तो बाप दादा की जो जायदाद है, जो संपत्ति है, वही क्या कहलाती दोस्तों, बपोती। तो बपोती मतलब बाप की औती, तो औती प्रत्यय हो गया, इस कारण यहाँ पर ये कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, आप मूल शब्द हटा दीजिए, मूल शब्द हटाकर यदि प्रत्यय आपको मिलता है तो वह हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए जैसे मैं और उदाहरण बता दूं, मैंने आपको लिख दिया लड़कपन, यहाँ पर मैंने लिख दिया लड़कपन। अब बताइए लड़कपन में मूल शब्द क्या होगा, लड़का। मूल शब्द क्या है, लड़का, और लड़के से हमें संपूर्ण लड़के जाति का बोध हो रहा है, सभी आपके बालकों का बोध होगा। तो यह तो क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा। और इस जातिवाचक संज्ञा में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, पन प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा आपका, पन प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बन गया दोस्तों आपका लड़कपन। इसी प्रकार बचपन, इस प्रकार सारी चीजें आपकी बन जाएंगी। चलिए तो चलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, कौन सा विशेषण का एक भेद्य प्रकार नहीं है। जी दोस्तों आपको बताना है कौन सा विशेषण का एक भेद्य प्रकार नहीं है। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा एक विशेषण का प्रकार नहीं है। जी दोस्तों आपसे पूछा गया है कौन सा विशेषण का एक प्रकार या भेद नहीं है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें से कौन सा एक विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कौन सा एकमात्र विशेषण का भेद्य प्रकार नहीं है। क्या सार्वनामिक विशेषण नहीं होता, क्या संख्यावाचक नहीं होता, या परिमाणवाचक नहीं होता, या निजवाचक नहीं होता। चारों में से मुझे बताइए, फिर वही मैं आपकी इसकी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो फिलहाल आप मुझे बताइए चारों में से एकमात्र कौन सा है जो आपका विशेषण नहीं है। सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका निजवाचक। तो जिन भी विद्यार्थियों ने दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया है निजवाचक, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ निजवाचक की, क्या जिसके हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों निजवाचक जो आपका विकल्प होगा
यह सर्वनाम का उदाहरण होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, निजवाचक कोई विशेषण नहीं होता है। बाकी तीन आपके विशेषण हैं, कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण भी होता है, संख्यावाचक भी होता है और परिमाणवाचक भी आपका होता है। तो बात करें सर विशेषण होते कितने हैं, तो वह ट्रिक जानिए दोस्तों। क्या हमें इतना तो पता दोस्तों कि विशेषण किसे कहा जाता है, या मैं एडजेक्टिव की बात करूं, जो शब्द आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। बचपन से हम स्कूल टाइम से आसानी से हम पढ़ते आए हैं कि संज्ञा हो चाहे सर्वनाम है, दोनों की ही विशेषता बताने वाले शब्द आपके एडजेक्टिव या आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है घोड़ा, अब यहाँ पर घोड़ा के बाद मैंने पहले क्या लिख दिया? काला, काला घोड़ा। तो भाई यहाँ पर घोड़े की विशेषता किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है? काला। तो काला यहाँ पर क्या बन जाएगा? विशेषण। वहीं पर मैं बात करूं दोस्तों आपकी नीला आकाश, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर आकाश की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? नीला। तो यहाँ पर बन जाएगा नीला, क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। और हमें पता है यहाँ पर घोड़ा भी संज्ञा है और आकाश भी क्या है दोस्तों? आपका संज्ञा है। तो सिंपल सी बात है क्या कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वह भी आप ध्यान में रखेंगे क्या कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यहाँ पर तो आप किस शब्द की विशेषता बता रहे हैं? घोड़े की। यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं? आकाश की। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है दोस्तों उसे विशेष्य कहा जाता है। ये भी आप याद रखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो सिंपल सा हो गया कि जो शब्द विशेषता बताएं वह तो क्या बन जाएंगे? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? विशेष्य बोला जाता है। इतनी वार्ता आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहा जाता है। अब आता है मैं अपने मुख्य बिंदु की ओर। आपसे तो पूछा गया था क्या कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और चारों में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब हमारी धांसू ट्रिक देखिए, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। इन 4 विशेषणों को याद करने की जो ट्रिक मैं आपके लिए आज लेके आया हूं वह क्या है? इन 4 विशेषणों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों आपके लिए क्या? सास के पग, पग मतलब होगा पैर, सास के पग धो। हो सकता है किसी बहू से कहा जा रहा हो भैया सास की अच्छी खासी आपको देखरेख करनी है और सास के क्या पैरों को धोना है। तो हमारी ट्रिक क्या है? सास के पग धो। इनसे हम 4 विशेषण याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारी क्या है? सास के पग धो। अब इससे 4 ट्रिक कैसे बनेगी देखिए। सास से पहला आपका विशेषण बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सास से आपको क्या रखना है? सार्वनामिक विशेषण। और इसे ही दोस्तों आपका संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे ही आपका संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो पहला सार्वनामिक क्या है? इसे बोलते हैं संकेतवाचक। दूसरा था कि आपका दोस्तों स, इस स से याद रखना है संख्यावाचक विशेषण। स से क्या याद रखेंगे? संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण। अगला आपका का, यहाँ पर के आपका साइलेंट है। अगला क्या है? पा। पा से आपको याद रखना है परिमाणवाचक विशेषण। पा से आपको याद रखना है परिमाणवाचक विशेषण। और फिर लास्ट में आपका दोस्तों गा। तो गा से आपको याद रखना है क्या? गुणवाचक विशेषण। क्या याद रखना है दोस्तों? आपका गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार दोस्तों सास के पग धो से आप 4 विशेषण याद कर सकते हैं। कौन कौन से आपके? सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका क्या होगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण होगा। और ऑप्शन में आपको देके रखा था निजवाचक। तो दोस्तों निजवाचक कोई विशेषण नहीं होता है। निजवाचक दोस्तों क्या होता है? सर्वनाम होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो यह आपको
ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया मैंने ट्रिक बताई है। तो कितने आपके प्रकार होते हैं विश्लेषण के? 4, और चारों विश्लेषण आपके समक्ष ट्रिक के माध्यम से मैंने रखे हैं। तो प्रश्न आपका यही था कि चारों में से कौन सा नहीं होगा? सार्वनामिक भी होता है। सास, देखो ये सास के पग धो, तो प से बने ग से आपका गुणवाचक छोड़ के यहाँ पर क्या देखे रखा था? निजवाचक, जो कि दोस्तों क्या किया है? गलत है, ये आपका नहीं होता है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। लिखा है क्या? शब्द उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? जी दोस्तों, यह प्रश्न कई बार भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। शब्द उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों कि उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये आंसर जिस विद्यार्थी ने सही दे दिया, हम समझ जाएंगे कि आपकी हिंदी व्याकरण बिल्कुल दोस्तों क्या है? शुद्ध है, और आप अच्छा नॉलेज या ज्ञान रखते हैं हिंदी व्याकरण का। आपके लिए दोस्तों चैलेंज है, मुझे बताइए क्या कि उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ दोस्तों, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या उद होगा, या उत होगा, या उत होगा, या उ होगा? उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तो वैसे राइट आंसर दोस्तों मैं बात कर लूं, यदि संस्कृत व्याकरण की बात करें दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैसे तो आपका उद उपसर्ग होता है। क्या बोल रहा हूँ? संस्कृत व्याकरण के अनुसार उद उपसर्ग होता है। उत नाम का कोई भी उपसर्ग संस्कृत व्याकरण के अनुसार नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ? यदि संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में जो उपसर्ग माना गया है वह उत उपसर्ग होता है, जबकि हिंदी में हम उसे क्या मानते हैं? उत मानते हैं। संस्कृत में आपका उद होता है, और यहाँ पर उद को हमने किसमें चेंज कर दिया? उत में। और यह दोस्तों क्या है? प्रचलन में। यह दोस्तों क्या है? प्रचलन में है। तो वैसे तो यहाँ पर आप देखें कि भैया उद उपसर्ग होता है, उत नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है, किंतु वर्तमान में हमने किसको प्रचलन में ले लिया है? उत उपसर्ग को प्रचलन में ले लिया है। तो पहले ध्यान रखें कि जब आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाए कि भैया शब्द उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, और यदि उद ऑप्शन में नहीं है, यदि उद ऑप्शन में नहीं है तो हम किसे सही लगाएंगे दोस्तों? आपका उद को लगाएंगे। यदि आपके ऑप्शन में उद नहीं है तो किसे टिक करेंगे दोस्तों? हम नंबर लेने के लिए उद को लगाएंगे। किंतु यदि ऐसा उद भी दिया हो और उत भी दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो वह देखिए दोस्तों, तो जब आपको उत और उद दोनों ही उपसर्ग दे दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों क्या ध्यान में रखना है? आपका उद। क्या आपको ध्यान में रखना है दोस्तों? आपका उद। तो ऐसी स्थिति में आपका दोस्तों आंसर क्या होगा? उद। और दोस्तों जो उद उपसर्ग या उत उपसर्ग की बात करें, वैसे तो दोनों ही सही होते हैं, किंतु संस्कृत व्याकरण ये कहती है कि संस्कृत व्याकरण में उद उपसर्ग होता है, उत नाम का उपसर्ग नहीं होता। किंतु वर्तमान में हिंदी में हमने प्रचलन में कौन सा ले लिया है? उत उपसर्ग। यदि ऑप्शन में उद नहीं है तो किसे टिक करेंगे? उत। और जब दोनों ही ऑप्शन में दे दिए जाएं तो उस कंडीशन में हम किन किन परिस्थितियों में उद उपसर्ग लगाएंगे? ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बहुत ही गजब ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। क्या? जब ऑप्शन में दोनों ही उपसर्ग दे दिए जाएं तो हम उद उपसर्ग का चयन किन किन स्थितियों में करेंगे, किन किन परिस्थितियों में करेंगे, वह जानिए। उद उपसर्ग किन किन परिस्थितियों में होगा? तो आपको एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन परिस्थितियों में आपको उद उपसर्ग का चयन करना है, और वह ट्रिक हमारी है क्या? क, ख, त, थ, प, फ और स। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 2, 2, 4, 6 और 7। यदि आपके 7 वर्ण दिख जाएं, यदि आपके 7 वर्ण दिख जाएं, तो इन 7 वर्णों के साथ हमेशा ही कौन सा उपसर्ग होता है? उद उपसर्ग होता है। क्या बोल रहा हूं?
यदि आपको का था, त था, प था और फ ये 7 यदि वर्ण दिख जाएं, जो भी आपको शब्द दिखाई दे रहा है, जो भी शब्द आपकी परीक्षा में पूछा गया है, यदि उस शब्द में इन 7 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आपको दे के रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उद उपसर्ग होगा, अदरवाइज क्या होगा? उत होगा। या दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पर हम बात करें, आपको जो शब्द दिया था उत्थान, क्या शब्द दिया था? उत्थान। मुझे यहाँ पर बताइए, इस आधे त के बाद कौन सा है? था वर्ण, जो कि आपकी इस कैटेगरी में आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यदि आधे त के बाद आपको इन 7 में से कोई सा मिल जाए, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका उत्कर्ष, उत्कर्ष। तो यहाँ पर वैसे तो उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग माना जाएगा? उत माना जाएगा, किंतु त के बाद में बोल रहा हूँ, इन 7 में से कोई सा वर्ण दिख जाए तो वहां पर कौन सा उपसर्ग होगा? उद उपसर्ग होगा। तो उत्थान हो, चाहे आपका दोस्तों आपका उत्कर्ष हो। अब बात आती है सर, इतने सारे 7 के साथ हम वर्णों को कैसा याद रखें? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। यहाँ पर आप संदीप सर के साथ पढ़ रहे हैं, आप सद्धानी कोचिंग के इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक शानदार धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। वह है क्या? आप इसका उच्चारण कीजिए क ख। तो क ख का उच्चारण करते समय ऐसा आपको लगेगा कि आप क्या बोल रहे हैं? काका। क्या बोल रहे हैं? काका। बोल के देखिए आपका काका, मतलब काका। इस प्रकार तथा बोलिए, तो आपको लगेगा आप क्या बोल रहे हैं दोस्तों? आपका तथा। आप क्या बोल रहे हैं? तथा। इस प्रकार प बोलिए, पफ। तो पफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं? पापा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? पापा। और स का मतलब हम याद कर सकते हैं साथ। सा का अर्थ हम किस अर्थ में लेते हैं? साथ। जैसे हम बोलते हैं परिवार, परिवार के साथ हम बोलते हैं सपत्नी, पत्नी के साथ हम बोलते हैं सप्रेम, प्रेम के साथ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कि आप जब काका को उच्चारण कर रहे हैं, तो हमने मान लिया आप क्या बोल रहे हैं? काका मतलब काका। आप तथा बोल रहे हो तो तथा। यदि आप बोल रहे हैं पापा मतलब पापा, और सा मतलब साथ। इसका मतलब है कि जब काका तथा पापा साथ में आएंगे, जब काका तथा पापा साथ में आएंगे, तो उनके साथ कौन आएंगे? दादाजी आएंगे। कौन आएंगे? आपके दादाजी आएंगे। और दादाजी आएंगे कहने का मतलब क्या आएगा? उद उपसर्ग आएगा। तो यह आपकी ट्रिक है दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि त के बाद इन 7 में से कोई सा भी वर्ण आपको मिल जाए, चाहे काका, तो काका को हम इसे याद कर सकते हैं काका मतलब काका, तथा मतलब तथा, पापा मतलब पापा, और सा मतलब साथ। मतलब जब काका और पापा साथ में आएंगे तो कौन आएंगे? दा से दादा मतलब उद उपसर्ग आएगा, इनका दादा आएगा मतलब उद उपसर्ग आएगा। तो यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने यदि गलती से उद उपसर्ग यदि कहा होगा, क्योंकि मुझे पता है सभी ने यहाँ पर उद उपसर्ग लगाया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका उद उपसर्ग होगा। हाँ, यदि उद विकल्प या ऑप्शन में नहीं है तो हम नंबर लेने के लिए क्या लगा सकते हैं? उत लगा सकते हैं। तो ये भ्रमित कर देने वाले क्वेश्चन है मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ दोस्तों, और ये ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया ट्रिक बताइए दोस्तों कि जब काका और पापा साथ में आएंगे तो उनके साथ कौन आएंगे? दादाजी आएंगे, मतलब दा से दा अर्थात उद उपसर्ग आएगा। चलिए दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका 6वें नंबर पे ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला है भाषा क्वेश्चनों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों एमपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है। आप मार्केट से किसी भी किताब ले आइए, लूसेंट उठा के देख लीजिए, यह प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। जबकि एमपीएसआई 2017 का प्रश्न पत्र उठाइए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, उसमें आपसे पूछा जा चुका है कि भाषा क्वेश्चनों की कुल संख्या कितनी है। और ये मैं आपको प्रारंभिक, जब मैंने आपको हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ाया था, तब इस चीज में वार्ता कर चुका हूँ कि भाषा क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है, या भाषा कौशल कितने होते हैं, या भाषा कौशल किसे कहा जाता है। तो फिलहाल मुझे आंसर बताइए, भाषा कौशलों की कुल संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 5 होगी। स्पेशली ये प्रश्न को बीएड से संबंधित है, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार उनकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा कौशलों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, भाषा कौशल का मतलब होता है क्या
कि जब एक व्यक्ति में या जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक बच्चे में भाषा का विकास किस क्रम में होता है, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि व्यक्ति या बच्चा, एक छोटा सा बच्चा किस क्रम में भाषा को सीखेगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा को सीखने के कुल कितनी संख्याएं हैं या कितने कौशल हैं। तो भाषा कौशलों की कुल संख्या, यदि जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर लगाया है 4, तो 4 इज द राइट आंसर। भाषा कौशलों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। एमपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन आपके समक्ष है। अब 4 कैसे होती है, तो इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। यदि मैं इसकी ट्रिक की बात कर लूं तो एक, यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, आपके सुबोपली। हिंदी वाले विद्यार्थी की बात करें, हिंदी में मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? सुबोपली। वहीं पर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इसकी ट्रिक बनेगी श्रवपले। क्या बनेगा दोस्तों आपका? श्रवपले। ये आपकी संस्कृत भाषा में है। और इसी की दोस्तों यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में होगा आपका LSRW, अंग्रेजी भाषा। 3 भाषाओं में मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। अगली भाषा मराठी कन्नड़ में हम अगले साल से प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो 3 भाषाओं में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाषा कौशलों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। अर्थात 4 अभी जो मैंने आपके समक्ष मेंशन की थी, पहला मैंने हिंदी में ट्रिक कौन सी लिखी थी? सुबोपली। और सुबोपली का मतलब है भाषा का पहला कौशल। सु से क्या आपको याद रखना है? सुनना। मतलब मानव में सबसे पहले किसका गुण विकसित होता है? सुनने का। वो से फिर क्या आगे दोस्तों आपका? बोलना। दूसरा कौन सा गुण विकसित होता है? बोलने का। और 5 से दोस्तों क्या होगा? पढ़ना। तीसरा कौन सा गुण विकसित होता है? पढ़ना। यह सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, यह सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। और ली से क्या होगा? लिखना। तो भाषा कौशलों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। मतलब मानव में सबसे पहले सुनने का गुण विकसित होता है, सुनने के बाद बोलने का गुण विकसित होता है, फिर तीसरे में पढ़ने का गुण विकसित होता है, और चौथे में दोस्तों क्या है? लिखने का गुण विकसित होता है। तो ये तो हिंदी भाषा में आपकी ट्रिक थी। इसी को मैंने संस्कृत भाषा में कहूं तो संस्कृत भाषा में मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वह है कि आपका श्रवपले। तो श्रवपले का मतलब श्र से बन जाएगा श्रवण, मतलब वही आपका सुनना। वस हो जाएगा बदन, मतलब वही आपका बोलना। आपका पस हो जाएगा पठन, मतलब पढ़ना। और ले से होगा आपका लेखन। तो संस्कृत भाषा में आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, श्रवपले मतलब श्रवण, बदन, पठन और लेखन। और इंग्लिश में हमने लिखा था आपका LSRW। LSRW का मतलब होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो भाषा कौशलों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? आपकी 4। और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। एमपीएसआई 2017 का आपका ये क्वेश्चन था कि भाषा कौशलों की संख्या कितनी होगी? 4। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। इन 4 में से आपको बताना कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। आपका काफी कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। फिर इसके पीछे क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है, उसको मैं बताऊंगा। एक है तत्कालीन, तत्काल, तत्कालिक या तात्कालिक। कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन गलत हुआ है? कौन सा विकल्प यहाँ पर कौन सा गलत है? इसका अशुद्ध वर्तनी का चयन करें आप। और जिन भी विद्यार्थियों ने इसका यदि चयन कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा इसमें गलत है। काफी भ्रमित कर देने वाला है आपका। तो इसके पीछे दोस्तों ट्रिक क्या है, वो लॉजिक में आपको बताऊंगा। ऐसे हजारों शब्द में आपके समझ रख सकता हूँ, रटने की आवश्यकता नहीं। उस लॉजिक को समझिए, क्या तत्कालीन सही है या तत्काल गलत है, तत्कालिक या तात्कालिक। और यदि ये क्वेश्चन बन जाए तो इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न पूछा जाता है, वह ये रहा, षण्मास, षण्मासिक, षाण्मासिक, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप समझ होंगे कि रटने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है। ट्रिक क्या है, वह क्या है। षण्मास आपका षण्मासिक या षाण्मासिक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है? कौन सा शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है? षण्मास,
षण्मासिक, षाण्मासिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के जब आपकी जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम जनरली क्या करके देखते हैं, पढ़कर देखते हैं कि भाई पढ़ने में कौन सा अच्छा लग रहा है, और यही हम गलती कर बैठते हैं। यदि आप पढ़ने पर जाएंगे तो 99% में दावे से बोल सकते हैं क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो पढ़ने का कौन से आपको ध्यान में नहीं रखना है, वह तथ्य क्या है उस चीज को आपको समझना है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वह था तत्काल, तत्कालीन या तात्कालिक। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चनों में आप देखेंगे क्या, इन दोनों ही क्वेश्चनों में एक अंत में प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल हुआ दोस्तों? आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। और यहाँ पर इक प्रत्यय आपको क्या होगा कि जब भी आप किसी शब्द में इक प्रत्यय लगाते हैं, क्या बोल रहा हूँ ध्यान में देखेंगे, इक प्रत्यय का यहाँ पर क्या जादू देखिए, इक प्रत्यय का जादू। अब जादू या मैजिक क्या है कि जब भी मैं किसी शब्द में एक प्रत्यय लगाता हूं तो प्रारंभिक जो स्वर है आ, जो प्रारंभिक मेरा स्वर आ है वह किसमें चेंज हो जाता है? आ में। पहला नहीं, आ किसमें चेंज हो जाएगा? आ में। आपने देखा होगा कई बार एक शब्द मैंने लिख दिया संसार, एक मैंने आपको लिख दिया रसायन,